नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। पूरा उत्तराखंड जो है त्राही त्राही कर रहा है। पूरा उत्तराखंड त्राही त्राही कर रहा है और जिस प्रकार से कुदरत की मार पड़ रही है वो एक संदेश देना चाह रही है। मत छेड़ो उस प्रकृति को जिस प्रकृति ने तुमको जीवन दिया है। मत छेड़ो उन नदियों को, मत छेड़ो उन जंगलों को, मत छेड़ो उन पहाड़ों को जो जीवन देती हैं और जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको प्रकृति से खिलवाड़ करना है और उसका खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं जो पहाड़ में अभी रह रहे हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों के नजदीक जो रहने वाले लोग हैं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग, वो अपनी जान माल, पूरे जीवन की कमाई, अपना व्यवसाय, अपना परिवार, सबके ऊपर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है और उसका फायदा बाहर के लोग उठाकर अपना जीवन आराम से गुजार रहे हैं। कल थराली में इसका एक नाट्य देखने को मिला था, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का विरोध हुआ और एक आक्रोश जो मन में बैठा हुआ है लोगों के, वो बाहर निकला। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे जिसको दर्द होता है वही बोलता है, क्योंकि इससे कुछ समय पहले धराली आपदा आई थी और इस प्रकार से वहां पे आज तक मशीनरी जो है हमारी, जो पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रही है। और फिर वहां पर बारिश की वजह से नदी जो है, बाणगंगा नदी जो है, फिर उफान पे है। साथ पिथौरागढ़ का मुंशियारी वाला गांव जो पूरी भूस्खलन में टेंट में रहने को मजबूर है। चाहे देवत, पिथौरागढ़ मेरा जनपद है, उसमें देवत गांव में फिर पत्थर गिरे हैं। याद होगा आपको, समाचार और डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जगह ये बड़ी आई थी कि एक बच्चा जो मम्मी मम्मी कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उस दुखद घटना से जब बोल्डर ऊपर से आए, पत्थर बड़े बड़े चट्टाने ऊपर से गिरी और वो घरों में गिर रही हैं। कल भी वही हुआ है और वहां पर लोग त्रस्त हैं। कल भाग गए थे उस क्षेत्र में, वो भूवैज्ञानिक वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, सरकार ने क्या सुविधा दी और पुनर्वास करोगे कहां? अगर आज किसी गांव का पुनर्वास करना है, करोगे कहां? आपने तो भू कानून जो है बाहर के लोगों के हिसाब से बना रखा है। जो मैदानी क्षेत्र है हमारे पास पूरे उत्तराखंड का, वो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में, थोड़ा सा हिस्सा आपका नैनीताल जनपद में आता है, थोड़ा हिस्सा आपका देहरादून क्षेत्र में आता है। आप इन क्षेत्रों में कैसे पुनर्वास करोगे, जबकि यहाँ पर आपने भू कानून तो बाहरी लोगों को बैठाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए खड़ा कर रखा है। आपने ये कहीं कहा ही नहीं भू कानून में कि ये जो मैदानी क्षेत्र है कृषि के लिए है और जो आपदा से प्रभावित लोग होंगे पहाड़ के, वो कहाँ जाएंगे? सोचिए, कल आपने 5 लाख रुपए का एक चेक दिया है, क्या 5 लाख में मकान बन जाएगा? सरकारी आंकड़ा क्या कहता है? सरकारी आंकड़ा आपको पटवारी, तहसीलदार और जो भी सरकारी मशीनरी है उसके हिसाब से उसका रेट लगेगा और उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। क्या जितना अनुदान सरकार देती है पहाड़ में इतना आसान है मकान बनाना? आप मकान बना के दो ना, आप व्यवसाय बना के दो। जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार जो है आम लोगों की सुरक्षा और उनके संसाधनों को देने के लिए है। लेकिन हो क्या रहा है, सरकार पूरी तरह से फेल है। आज जो ये आपदाएं आ रही हैं और जिस तरह से बढ़ी हैं, सोचिए पिछले कुछ सालों में आपदाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़कें चौड़ी करी जा रही हैं। जहां जहां सड़कें चौड़ी हुई हैं, लोगों को सहूलियत तो हुई है, साथ साथ सहूलियत होने के साथ साथ स्वाला जैसा घास या फिर आपके
बद्रीनाथ केदारनाथ क्षेत्र में अत्यधिक दबाव जो लोगों का है वो आ रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव हो गया है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो पानी जो जमीन के अंदर जा रहा है, अगर हम भूगर्भ के हिसाब से देखें तो जहाँ पर पहले अगर थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता था, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा होता है और फिर एक तरह से वो जगह खिसकती है। उसका संसाधन क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनका पुनर्वास कैसे करोगे? कैसे उन लोगों को बसा बसाया रोजगार जो खत्म हुआ है। कल मैं पूरे दिन इस न्यूज को कवर कर रहा था, तो थराली में हुआ, किसी की दुकान बही, किसी का मकान बहा, किसी का व्यवसाय बहा, किसी की गाड़ी बही, किसी का घर बहा, किसी के जितने भी जानवर हैं वो बहे, किसी की बेटी गई है, जान माल का नुकसान। अगर ऊपर गांव वाले फोन नहीं करते तो नीचे वाले उस आपदा में और ज्यादा नुकसान होता। और उसके बाद आरोप लग रहे हैं कि आपने वहां पर विपक्ष के लोगों को नहीं जाने दिया। क्या तानाशाही चल रही है या लोकतंत्र है? जाने का अधिकार तो सभी का है, लेकिन जानबूझकर वो चीज क्रिएट की जा रही है कि मुख्यमंत्री जी तो जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, ताकि जनता को कम से कम सूचना मिल सके। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। सोचिए जिस प्रकार से धराली में हर्सिल के पास नदी में उफान आ रहा है, उस टाइम पे ये सोशल मीडिया में न्यूज आई थी कि, और विरोध भी किया था लोगों ने, 5-5 हजार रुपए लेके प्रशासन पहुंचा था। अब क्यों पहुंचा था, क्या कारण था, ये तो सरकार और प्रशासन ही बता सकता है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष को या आवाज उठाने, विपक्ष तो खैर कांग्रेस है ही नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आवाज उठाने वालों को रोका जा रहा है, पत्रकारों को रोका जा रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े प्रकरण में सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव डाला जा रहा है, घरों में पुलिस जा रही है, तो सोचिए एक प्रकार से यहाँ पर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। और अघोषित इमरजेंसी जितना आपका नुकसान होता है, आप बोल नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, किसी के खिलाफ लिख नहीं सकते, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। आप आंदोलन करने से पहले 4 बार सोचेंगे कौन मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि हमने ये चीज यहाँ देखी है। जब ज्योति मेर हत्याकांड में हम विरोध कर रहे थे और गोलापार में मासूम का जो सर काट के, हाथ काट के अलग कर दिया गया था, उसका विरोध कर रहे थे, पुलिस ने लाठियां भांजी थी और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद लाठी भांज रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे मानते हैं अपने आप को। तो बाद में पत्रकारों से, लोगों से उस सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करने के लिए दबाव डाला गया। आज आप देख लीजिए, लोगों के घर में पुलिस पहुंची है। तो ये चीजें गलत हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, कोई चीज गलत हो रहा है, अगर हम 2025 में 1857 से लेके 1947 वाली पुलिसिया कार्रवाई ही दोहराना चाहते हैं, तो आप इमरजेंसी लगा दीजिए और हर उस व्यक्ति को अंदर कर दीजिए जो 1975 में कांग्रेस ने नहीं कर पाई थी, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका दौर है। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि वो चीज गलत है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, वो लिख नहीं सकता, वो कह नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, वो गलत है। मैं जनता से जरूर निवेदन करूंगा कि आपके लिए जो आवाज उठा रहे हैं उनको सशक्त कीजिए। सत्ता पक्ष को सशक्त करके कभी भी आप अपना विकास नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता जो है वो सिर्फ धन पार्जन और अपने ऐशो आराम के लिए ही कार्य करेगी। क्योंकि इसका जो सीधा सीधा उदाहरण अभी आपको दिख रहा होगा, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में आपदा आई हुई है और लोग प्रभावित हैं, हम लोग खुद भूल जाएंगे कि हमारे पास ऐसी आपदा आई थी और इन लोगों ने हमारे लिए किया क्या। फोटो खिंचवा कर काम करना, और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में ये सब चीजें हो रही हैं,
ये निंदनीय हैं। हमने कांग्रेस की सरकार इसलिए बदली थी ताकि हम एक अच्छा ये परिवर्तन देख सकें कि वो हमारे पहाड़ के लिए, हमारे पहाड़ के लोगों के लिए कार्य करें, और जितना नुकसान होता है उसको सरकार जिम्मेदारी ले। आपको मैं इस थराली आपदा में बताऊंगा। कल एक महिला का पोस्ट देख रहा था मैं, उसमें उसकी गाय और भैंस चली गई। अब उसको अगर 5 लाख रुपए मिलते हैं, उसका घर चला गया, क्या उसकी गाय भैंस, घर, पूरा सामान 5 लाख रुपए में आ जाएगा? और आपदा में कितना मिलेगा उसको? 2013 की आपदा के कुछ अंश हमारे तरफ भी आए थे, तो देखिए कितना मिला था उनको। तो क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है उनको विस्थापित करने की, उनको जमीन देने की, उनको घर बना के देने की? क्योंकि एक व्यक्ति के पास इतने संसाधन हमारे पहाड़ में उपलब्ध नहीं है कि वो दोबारा से खड़ा एकदम से हो सके, जब तक उसको सरकार मदद नहीं करती है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम आज इस क्षेत्र की बात करें, वहां कल बहुत तेज बारिश हुई है शाम के टाइम पे। नैनीताल वाला क्षेत्र जो है उसमें मलबा काफी आया हुआ है। जो भीमताल को रास्ता जाता है वहां पे एक वीडियो बहुत ज्यादा प्रसारित हो रहा है सोशल मीडिया में। बहुत ही तेजी से मलबा आया और रोड रुक गई थी। और यहाँ पर आज नगर निगम क्षेत्र में हम लोग सफाई अभियान के ऊपर एक आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं कि जो कुमाऊं की अघोषित राजधानी है हल्द्वानी, या कोई भी बड़ा शहर हो, वहां पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष में कांग्रेस है। सफाई के लिए जो एक हमारा मौलिक अधिकार भी है और एक नैतिक अधिकार भी है, और इसके लिए जो वहां पर जिम्मेदार लोग हैं वो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। आप आज देखिए, मैं एक उदाहरण हल्द्वानी शहर का देता हूं। हल्द्वानी शहर में नालियां बंद पड़ी हुई हैं। जो नालियां, छोटी सी नालियां बची हुई हैं, वो नालियां बंद पड़ी क्योंकि उसके अंदर पॉलीथीन, कूड़ा करकट पूरा इकट्ठा हो गया है। कई कई जगह नालियों के अंदर से ही पाइपलाइन गई है जो क्रॉस में है, उसकी वजह से पानी ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है तो सड़क में आता है और पूरा सड़क में चलने लायक नहीं बनता। क्योंकि जो महिलाएं और बच्चे चलते हैं, जब बड़ी गाड़ी आती है तो वो क्या है, तेजी से जब जाती है तो पानी फैलाते हुए जाती है और वो गंदा पानी इंसानों के अंदर आ रहा है। दूसरा, जो कूड़ा करकट है उसकी वजह से नालियों के ऊपर पानी सड़ रहा है, और जहां जहां ये समस्याएं आ रही है वहां बदबू आ रही है, वहां कीड़े पैदा हो रहे हैं। जो बरसात में जो कीड़े पैदा हो रहे हैं घरों के अंदर आ रहे हैं। खुद मेरे यहाँ पर कीड़े आ रहे हैं और वो घरों के अंदर घुस रहे हैं। सांप और बिच्छू तो इतने फैल गए हैं क्योंकि जो रोड है, रोड जो है पूरी की पूरी जो है कवर कर दी है झाड़ियों ने। पिछले 5 से 6 महीने में, जब से नगर निगम नया बना है, यहाँ पे मेयर नए आए हैं और पूरा नया बना है, तो सत्ता पक्ष के ही लोग हैं और विपक्ष इस आवाज को नहीं उठा रहा। तो वो लगातार उस चीजों से पेड़ पौधे ऐसे खड़े हो गए हैं। पहले जो एक छोटी सी रोड मान लें हम, अगर 16 फीट की या 12 फीट की, तो वहां पे चलने के लिए अब वो जगह बच गई है 7-8 फीट। अब उसमें गाड़ियां भी चलनी है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, महिलाओं को भी जाना है। पूरी रोडें खुदी हुई हैं। आपको ध्यान होगा कि जो जल जीवन मिशन की वजह से लगभग सभी रोडें खुदी हुई हैं, और उन खुदी रोडों में कीचड़ भर जाता है, पानी भर जाता है। अब उस जगह पे तो आप जान ही सकते हो, तो रोड की जो चौड़ाई है और कम हो जाती है। तो अब उसमें गाड़ियां, कोई भी गड्ढे में गाड़ी नहीं डालना चाहता, कोई भी गड्ढे में पैदल नहीं चलना चाहता, कोई भी गड्ढे में अपने पाँव जो है नहीं डालना चाहता। तो छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, जब हम सुबह देखते हैं अपने घर के आगे से, तो बड़ी गाड़ियों के साथ साथ सबको दिक्कत हो रही है। छोटी गाड़ी को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जो आम इंसान है, जो पैदल चल रहा है, जो बच्चों के साथ चल रहा है, जो महिलाएं हैं। तो ये यहाँ की समस्या नहीं, हमारे पूरे के पूरे 60 वार्डों की समस्या है। कूड़ा कहीं बिखरा हुआ है, जबकि हम कूड़े के लिए पैसा देते हैं, लेकिन कूड़ा गाड़ी के अलावा भी यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है। अब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे खाली प्लॉट है, झाड़ियां उगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं और कूड़ा फेंक के चले जा रहे हैं। अभी कल परसों में मैंने यहाँ पे एक डबल बेड का गद्दा डाला हुआ है, उससे बदबू आ रही है क्योंकि पानी उसके अंदर स्टोर हो रहा है, सड़ रहा है। 2 बार उनको कह चुका, लेकिन उनके पास उसको उठाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। वो कैसे उसको उठाएंगे?
क्योंकि भारी गद्दा हो रखा है। अब लगातार 10-15 दिन जब धूप पड़ेगी तब वो सूखेगा, उसके बाद ही उसको उठाएंगे, लेकिन तब तक वो बदबू मार रहा है वहाँ पे। और हमारी जो सफाई की जो वो है परधारणा, उसको गलत सिद्ध कर रहा है। क्योंकि अगर हम देखें, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सफाई के लिए बहुत ज्यादा तत्पर रहते हैं। उन्होंने सफाई अभियान झाड़ू उठा के बहुत साल पहले किया था, जब हम देखते थे। लेकिन उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, वही पार्टी की जो संसाधन है, मशीनरी है, उन्हीं के पार्टी के लिए काम कर रही है, लेकिन सफाई के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। आप किसी भी तरफ चले जाओ, ये समस्याएं आपके ऊपर हर जगह नजर आएंगी। तो इनके लिए कौन जिम्मेदार है? आप सत्ता पक्ष को अगर हम मजबूत कहेंगे, तो जो विरोध कल हुआ मुख्यमंत्री जी का, वो हर जगह होगा, हर जनप्रतिनिधि का होगा, हर व्यक्ति का होगा जो उससे जुड़ा होगा, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, छोटा हो बड़ा हो, और चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हों। आप सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। पहाड़ की अपनी अपनी विषम परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से आपने कार्य करना पड़ेगा, उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से आपको वहां पे ढालना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक बच्चे को एम्बुलेंस नहीं मिली बागेश्वर में, वो आर्मी में जो जवान है उसका बच्चा था। तो ये इतनी बड़ी समस्याएं हैं जिनका समाधान सिर्फ सरकार कर सकती है। जनता सरकार से कह सकती है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर सरकार जो है कान में तेल डाल के सोई हुई है और वो सुनना नहीं चाहती हमारी समस्याएं। उसके लिए सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि हल्द्वानी, देहरादून और अन्य शहरों की सड़कों को बढ़िया बना दिया है, दीवालों में पेंटिंग कर दी गई है, और बाहर से लोगों को टूरिज्म के नाम पे यहाँ ठूसा जा रहा है। लेकिन जब वो पहाड़ की तरफ जाते हैं तब उनके जानमाल और प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ होता है उसकी जिम्मेदार भी तो सरकार है। हमारे इस प्रदेश में बाहर के लोगों की मूर्तियां स्थापित होती हैं, हमारे इस प्रदेश में बाहर के लोगों के नाम से पार्क बनाए जाते हैं, लेकिन 1857 या उसके बाद कई हमारे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस राज्य के आंदोलनकारी हैं, उनके नाम से कहीं पे भी कुछ नहीं बनाया जाता। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। और सरकार क्या करती है? उन लोगों को यहाँ स्थापित कर रही है, उन लोगों के नाम से यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है जिन्होंने इस राज्य के लिए कोई कार्य नहीं किया। क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे लोगों के नाम से वो चीज होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? वो नाम जो है वो प्रसिद्धि, और हमारे बच्चों को ये चीजें पता नहीं, वो प्रसिद्धि किसी और बाहरी व्यक्ति को मिल गई। और जिस प्रकार से आज हमारे बच्चों को अपनी भाषा, अपनी पहचान और अपनी पूर्वजों के बारे में नहीं पता है, तो सोचिए जो ये नई जनरेशन आगे जाएगी, इसके लिए हमारे सामाजिक और राजनीतिक जो गुरु होंगे, चाहे राजनीतिक पहचान के व्यक्ति होंगे, वो भूल जाएंगे, ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे इस राज्य को बनाने में या हमारे देश को आजाद कराने में उत्तराखंड के लोगों ने कितनी अपनी अपनी बलिदान दिए हैं। वो कौन थे? क्योंकि उनको हमने एक तरफ से किनारे कर दिया है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी पहचान दें, अपनी भाषा को दें। कल हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे जिसमें भाषा जो हमारी कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषा है उसको राजभाषा का इन्होंने दर्जा नहीं दिया है, क्योंकि 25 साल हो गए हैं दोनों पार्टियों की सरकार यहाँ पे आई है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। हर वक्त ये कहते हैं, क्या ये जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जाती है, जिस प्रकार से तमिलनाडु में तमिल पढ़ाई जाती है, आंध्रा में तेलुगु पढ़ाई जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ पढ़ाई जाती है, उड़ीसा में उड़िया पढ़ाई जाती है, बंगाल में बंगाली पढ़ाई जाती है, पंजाब में पंजाबी पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं कंपलसरी किया कि
पहाड़ी आपको सीखनी पड़ेगी, स्कूल में क्लास चलेगी और आपको बातचीत करनी पड़ेगी, उसके एग्जाम होंगे। और क्यों नहीं प्रशासनिक और शासनिक स्तर पे ये चीजें की गई कि आप अगर शासन और प्रशासन में आओगे तो आपको भी पहाड़ी में ही एक एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो भाषा है उसको हम संरक्षित कर सकें। क्योंकि ये हमारे समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी भाषा को संग्रहित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और आंदोलन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप आंदोलन करोगे तब इनके कानों में वो बात जाएगी। जब लोग सड़कों पे आएंगे, लोग ये कहेंगे कि हमारी भाषा के लिए बोलिए, हमारे कुमाऊनी भाषा के लिए बोलिए, हमारी गढ़वाली भाषा, हमारी जौनसारी भाषा को राजभाषा का दर्जा दीजिए, उसको संविधान की अनुसूची में शामिल कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है और ये चीजें करने से हम अपने बच्चों को एक बेहतर राज्य दे पाएंगे और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे, अपनी संस्कृति दे पाएंगे, अपनी परंपरा दे पाएंगे, अपने जो पीछे से हमारी जो वंशागत चल रही आ रही है वो दे पाएंगे, वो इतिहास दे पाएंगे जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इन पहाड़ों पे 500 सालों तक मेहनत की है। 500-600 सालों से वो वहां पे बैठे हुए हैं, 500-600 या उससे पहले से। क्योंकि अगर हम कत्यूरी वंश और चंद वंश से पहले का इतिहास देखें तब भी ये पहाड़ जो थे, राजभाषा इनकी यहाँ की कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी थी। ताम्रपत्र देख लीजिए, शिलालेख देख लीजिए। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पर अन्य किसी भाषा पे बात हो, सिर्फ ये चाहती है कि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी बात हो और लोग अपनी भाषाओं के बारे में बात ही न करें और हमारा एक एजेंडा जो है वो यहाँ पर फलीभूत हो जाए, ताकि बाहरी लोगों को यहाँ पर बैठाकर वोट बैंक की राजनीति के द्वारा और यहाँ के लोगों को जो प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा नुकसान होता है पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, उनको कम से कम अनुदान देकर उनको प्राकृतिक रूप से और व्यापारिक रूप से, उनको राजनीतिक रूप से, उनको आर्थिक रूप से कमजोर कर हमारे ऊपर पूर्णतया निर्भर करा दिया जाए। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, जब किसी के गुलाम बन जाएंगे तो हम उन्हीं के हिसाब से कार्य करेंगे। आपको अपने चक्षु खोलने पड़ेंगे, आपको अपने पर्वतीय समाज के लिए खड़ा होकर आना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, अभी हमें निकलना है। आज नगर निगम में 11 बजे ज्ञापन देना है। जो मेरे हल्द्वानी क्षेत्र के लोग हैं, मैंने ये भी कहा है कि आपके आसपास जो भी कूड़ा है, कुछ भी, आपकी फोटो खींच के वीडियो बना के मुझे भेजिए, ताकि हम उस चीज को प्रोजेक्ट कर सकें और एक आंदोलन के रूप में इस चीज को बढ़ा सकें कि जब तक साफ सफाई नहीं होगी, कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हम एक समय सीमा के बाद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और बिना आंदोलन के ये कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि आंदोलन से ही ये राज्य मिला है। और उन लोगों को नमन है और शोक है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने अपना घर गंवाया है। इस प्राकृतिक आपदा में जिम्मेदार जो है पूर्णतया सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहलाग। जय हिंद।